Is everybody seated? Assalamu alaikum everyone. My name is Ikra Salim. I teach at the Institute of Legal Studies. I teach primarily Islamic law and feminist jurisprudence. And before I talk about my presentation, I just want to bring attention to a recent video I made. I'm sure you must have all watched the video on Farhat Hashmi, in which she was talking about marital rape. Well, she was talking about the wife's sexual duties towards her husband. Basically, कि Allah ने एक दिया हुआ है हक husband को over his wife, sexually speaking. So a good wife doesn't say no, essentially. ठीक है? तो उस वीडियो पे मैंने एक वीडियो बनाई थी. Basically, the object of that video was to assess whether she's right Islamically speaking, because this is what I do. I research on Islamic law and I have a bit of a writing experience on marital rape as well. So in the video, I simply talked about how what she's saying is essentially true. अगर आप Islamic sources पढ़ें तो उसमें एक explicit duty है wife के ऊपर कि वो husband की बात माने, sexually speaking भी और socially speaking भी. So basically वीडियो में मैं एग्री कर रही थी फरहत हाशमी के साथ, लेकिन क्योंकि मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था और मैंने मुंह नहीं कवर किया हुआ था, तो the comments and the response from Pakistani men was very intellectual. An example is this: Ikra, you are a sweet bitch from hell. Another one, a couple of them, Islam ये सिखा रही है जिसने दुपट्टा गले तक में नहीं रखा. What a joke. So the idea is that if you're a woman and if you don't fulfill that stereotypical example of burqa posh, आहिस्ता आवाज़ में बात करना, तो nobody will really engage with you. And the funny part is कि अगर इनके comments में आप जाएं तो अगर किसी ने मुझे गाली दी है या मुझे कुछ बोला है, तो अगर कोई लड़का आके मुझे डिफेंड कर रहा है तो उसको कमेंट्स करेंगे, ब्रदर आई एग्री विद यू, लेकिन ब्रदर देखे ये हैं. तो जब लड़की बात कर रही होती है तो यू आर स्वीट बिच फ्रॉम हेल, बट अगर कोई लड़का आके कहे तो वो ब्रदर बन जाता है. सो दैट इज़ व्हाई आई थिंक दैट conversations like these are so important, and I'm so glad that we're having them. What I'm going to talk about today will also cover marital rape, लेकिन मैं प्राइमरीली वाइफ की ड्यूटीज़ के बारे में बात करूँगी कि जैसे मिस नीलम ने तो बताया कि सेक्सुअलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड टिल योर मैरिज क्या होती है, हाउ वुमेन आर शेप्ड, हाउ वुमेन आर सपोज्ड टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड ऑफ सेक्सुअलिटी इन पाइसनेस. व्हाट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि चलिए ठीक है, आपके बाप ने आपकी पूरी ज़िंदगी रखवाली की, आपकी हाइमेन इंटैक्ट है और आपकी शादी हो गई है. अब आपके साथ क्या होगा इन इस्लामिक मैरिज? अब आपकी सेक्सुअलिटी पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा? अब आपका हस्बैंड कंट्रोल्स यू सेक्शुअली और नॉट, एंड वेदर द हस्बैंड कैन मैरिटली रेप यू और नॉट विद इन एन इस्लामिक मैरिज, बिकॉज वी आर ए मुस्लिम कंट्री, वी मोस्ट ऑफ आवर मैरिजेस आर इस्लामिक मैरिजेस. अभी मैं डिस्कस करती हूँ इस्लामिक मैरिज क्या होती है, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन विल बी अबाउट अ वाइफ्स ड्यूटीज़, बोथ सोशल एज वेल एज सेक्शुअल ड्यूटीज़ टुवर्ड्स अ हस्बैंड. ठीक है? Okay, so before we begin talking about a wife's duties per se, let's first discuss what an Islamic marriage is. So Islamic marriage, simply speaking, is a marriage which is concluded under Sharia law or Sharia by signing the nikah contract. तो हम पाकिस्तान में जितनी भी शादियाँ करते हैं वो मोस्टली निकाह कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू साइन होती हैं. तो जैसे ही आप निकाह साइन करते हैं या निकाह आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप इस्लामिक लॉ के परव्यू के अंडर आ जाते हैं, एंड ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दैट फ्लो फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट आर दे आर गवर्न्ड बाय इस्लामिक लॉ. ठीक है? सो निकाह ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ में निकाह जो है वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है. रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको चाहिए है 2 विटनेसेस की. ठीक है? सम स्कूल से कि सिर्फ 2 मेल्स ही विटनेस कर सकते हैं, अदर से कि 2 मेल्स, 1 मेल और 2 फीमेल्स कर सकती है, लेकिन एक फ़ीमेल कभी भी, 2 फीमेल्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट विटनेस नहीं कर सकती. द रीज़न बीइंग, आई लीव इट अप टू यू व्हाई यू थिंक दैट इज़. उसके बाद देयर इज़ नो मिनिमम एज इन इस्लामिक लॉ व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज. अ न्यू बॉर्न कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इनटू मैरिज एज वेल. अगर आपका अभी भी बच्चा पैदा हुआ है और आप उसकी बली हैं तो आप उसकी शादी करा सकते हैं. इस पे इस्लामिक लॉ के अंदर कोई पाबंदी नहीं है. सो बिफोर प्यूबर्टी, सो प्यूबर्टी फॉर मेल्स इज़ 12 years,
puberty for both men and women is before 12 years. After 15 years you are deemed to be have attained puberty. For women it's 9 years के बाद आप puberty attain करते हो. For men it's 12 years के बाद. बिफोर प्यूबर्टी आपका गार्डियन जब मर्जी चाहे आपकी शादी करा सकता है, राइट. एंड उसमें ऑब्वियसली बच्चे का कोई बोलना नहीं होगा कि पापा मैंने करनी है या नहीं करनी. आपके अबू, आपके ग्रैंडफादर करा सकते हैं. इस्लामिकली स्पीकिंग वो आपके वली होते हैं. आफ्टर प्यूबर्टी शादी, मेन की जो प्यूबर्टी, जब बॉय प्यूबर्टी रीच करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कंसेंट चाहिए होती है. लेकिन फॉर द गर्ल इस्लामिक स्कूल्स में डिवीज़न है कि उसकी कंसेंट चाहिए या नहीं. सो कंसेंट ऑफ द फीमेल इज़ रिक्वायर्ड इन 3 स्कूल्स ऑफ थॉट, हनफी, हनबली, इत्नाशी. लेकिन मलिकी और शाफी कहते हैं कि औरत की या लड़की की जो कि प्यूबर्टी रीच कर जाए उसकी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. आपकी शादी बिना कंसेंट आपके वली करा सकते हैं. इसको आप बोलते हैं ज़िना बिल नहीं, वो रेप होता है. इसको आप बोलते हैं इजबर का राइट. बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज़ द राइट टू फोर्स और द राइट टू फोर्स योर डॉटर टू मैरी इन अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कंपल्शन का राइट होता है. सो व्हाट हैपन्स कि अगर आपकी प्यूबर्टी के पहले शादी हो गई, सो यू आर अ गर्ल, यू आर 4 years ओल्ड और आपके गार्डियन मतलब फादर या ग्रैंडफादर ने आपकी शादी करा दी, तो क्या बस आप पूरी ज़िंदगी उस शादी में अब जलोगे? नो. There is an option in Islamic law, it is called the option of puberty, which basically says that a spouse can dissolve the marriage after reaching puberty if the marriage hasn't been consummated. ठीक है, तो अगर एक आपकी शादी होगी 4 साल की उम्र पे, जब आप puberty reach करोगे, सो लड़कियों के लिए यूजुअली इट्स 9, आप रीच करोगे तो आप वो मैरिज करा सकते हो ख़त्म, प्रोवाइडेड कि कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुई है. नाउ आई लीव इट अप टू यू कि कितनी लड़कियों के पास ये राइट भी होता है कि वो कॉन्ज्यूमेट करें या ना करें. जिसकी फोर्सफुली शादी होगी 4 साल की उम्र में, वो ये चूज़ करेगी कि अभी मैंने करना है या अभी मैंने नहीं करना. सो दिस इज़ बेसिकली दी essentially the आप कह लो एक kind of overview of the framework of an Islamic marriage. Now how is it applied in Pakistani law? ये तो मैं आपको ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ में बता रही हूँ. इसको पाकिस्तान में किस तरह इनकॉर्पोरेट किया गया है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो पाकिस्तान में निकाह ओरल नहीं हो सकता, निकाह रिटन होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए. ये सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस बोलता है. लेकिन अगर आपने रिटन या रजिस्टर नहीं कराया, इसका मतलब ये नहीं आपकी शादी इनवैलिड है. शादी आपकी वैलिड होगी, आपको बस फ़ाइन देना पड़ेगा या आपको इम्प्रिजन हो जाएगी, लेकिन आपकी मैरिज फिर भी वैलिड होगी. सो इनफॉर्मल मैरिजेस विच आर डन ओरली आर ऑल्सो वैलिड इन पाकिस्तान. सेकेंडली, पाकिस्तान में मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. सो ट्रेडिशनल लॉ में वी जस्ट टॉक्ड अबाउट हाउ देयर इज़ नो नीड फॉर अ मिनिमम एज, बट इन Pakistani law there is a minimum age 18 for the males, 16 for the females. Sindh Assembly ने भी 2014 में पास किया था एक्ट which raised the minimum age for females to 18 years. Right? Now what happens if you contract a marriage before this age? Again, शादी valid रहती है. अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर 7 साल की, 8 साल की या 10 साल की, 12 साल की उम्र में शादी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी इनवैलिड है. शादी वैलिड रहती है. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग लीगल काइंड ऑफ लूप होल. पेपर में तो अच्छा साउंड करते कि भी हमारी मिनिमम एज इतनी है, लेकिन होगा क्या अगर आपने शादी कर भी लिया है? कुछ भी नहीं होगा, फ़ाइन देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा. मैरिज आपकी फिर भी वैलिड ही रहेगी. ठीक है. पाकिस्तान में साइमा वहीद का केस आया विच सेज कि अ फीमेल कैन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्डियन. तो जैसे अभी टॉक्ड अबाउट कि कुछ स्कूल्स में अलाउड नहीं होता कि फ़ीमेल खुद जाके शादी कर ले, गार्डियन ही करा सकता है शादी. लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि वी आर अ हनफी मेजॉरिटी कंट्री हु विच इज़ स्लाइटली मोर प्रोग्रेसिव टूवर्ड्स वुमेन, तो साइमा वहीद केस बेसिकली सेज कि एक लड़की अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से खुद जाके शादी कर सकती है, उसको अपने वली की परमिशन नहीं चाहिए. लेकिन आई वुड urge you guys to go read the judgment, because इस judgment को जो dissenting इसकी judgment है, एक जज है जो disagree करता है. बेसिकली वो कहता है कि एक औरत कभी भी नहीं कर सकती. एंड इट्स वेरी shocking to see a learned judge from the Lahore High Court or the Supreme Court saying that a woman is basically a representation of their father, like Miss Neelam talked about, कि it's kind of like property, an object of their father. Father जब तक नहीं मानेगा तब तक लड़की क्यों शादी करेगी, कैसे कर सकती है? इज़्ज़त की बात होती है, हमारे कस्टम्स हैं इस तरह के. सो आई वुड अर्ज यू टू रीड द जजमेंट ऑफ दिस केस बिकॉज इट्स स्टिल वेरी patriarchal and very
disheartening to read. उसके बाद पाकिस्तान में ऑप्शन टू प्यूबर्टी, विच अगेन लास्ट अभी मैं डिस्कस किया था कि ऑप्शन टू प्यूबर्टी की अगर आपकी शादी हो गई है बचपन में तो आप शादी को ख़त्म कर सकते हो. पाकिस्तानी लॉ में वो अभी भी है, और आप 18 साल से पहले अगर आपकी शादी हो गई भी है तो आप उस शादी को रिसेंट कर सकते हो, शादी ख़त्म कर सकते हो. It is also very important, not many people know this, but intercourse with a female below the age of 16 is statutory rape. तो जितने भी मर्द हजरात 16 साल से कम की लड़कियों से शादी करके उनके साथ इंटरकोर्स करते हैं, they are actually committing rape. But has it ever been enforced? No. ठीक है, so we've discussed what the basic overview or the framework of an Islamic marriage is. We've discussed Pakistani laws में क्या है Islamic marriage. Let's talk about the rights and duties that ensue from a marriage. जब आप एक contract sign करते हो, marriage is a contract, ठीक है, निकाह is a contract. जब आप contract sign करते हो तो you have rights and duties flowing from those contracts. तो उसमें husband के कुछ rights होते हैं, wife के कुछ rights होते हैं, और दोनों के कुछ mutual rights होते हैं. So the mutual right of a husband and wife is sexual intercourse and intimacy. जैसे मैम नीलम pointed out कि Islamic law recognizes the desire of the female to want to have intercourse. It recognizes sexual desire. So that is seen here, that अगर आपकी शादी हो गई है तो दोनों मियाँ बीवी का हक है कि वो they have children, they have intercourse, they have intimacy and love from one another. Husband के rights में सबसे important right है right of obedience from the wife, also called taa. So ये obedience का कितना purview है, ये सिर्फ कपड़ों तक होती है obedience करनी है, खाना बनाना obedience है, बाहर जाना obedience है, when he calls her to the couch ये obedience है. Obedience का scope कितना है, this is what I'll be discussing, but the most important right is the right of obedience. उसके बाद फिर राइट है रेयरिंग चिल्ड्रन. अगर आपके बच्चे हैं बीवी के साथ तो बीवी का राइट की ड्यूटी है कि वो आपके बच्चों का ख्याल रखे, breast feeding, taking care of them until they can sustain themselves. Third right husband का sexual fidelity, which means that you stay loyal to your husband. No boyfriends, extramarital affairs, basically guard. You are the husband's property now. You are his honor now. You have to guard yourself, your body for your husband. और ये वर्स भी है कुरान में कि you guard, अभी मैं बताऊँगी आपको, you guard in secret but Allah hath you guard. उसके बाद वाइफ के राइट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है द राइट टू मेंटेनेंस, विच मीन्स कि आप हस्बैंड आपको खाना, कपड़ा, पानी सब कुछ देगा जो कि आपको मेंटेन करने के लिए चाहिए, राइट, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क. It is not expected from a woman to work to sustain herself economically, financially speaking. She is expected to be taken care of by the husband, and in return obviously ये charity तो नहीं है, free में तो नहीं, आपको maintenance मिलेगी, आपको भी कुछ देना पड़ेगा, in return आपको maintenance मिलेगी. तो husband को अगर आप obey करते हो, उनके बच्चे का ख्याल रखते हो, उसके साथ sexually आप fidelity maintain करते हो, तो आपको in return maintenance मिलती है, नफाका मिलता है. Secondly, wife का right है right to shelter, घर शर. In Islamic law, the husband has a duty to provide you a dwelling away from the joint family. So to get a house, it is called the Sharia dwelling. मतलब छत secure हो, गिर गुर ना जाए, पानी शानी सब कुछ आता हो, जो basic needs requirements होती हैं एक shelter की, वो आपको available हो. तो wife का in turn ये right है. But the thing that I want to discuss today is the duty of the wife to obey the husband. तो जो वाइफ की ड्यूटी है obey करने की, उसी तरह हस्बैंड का राइट है obedience का वाइफ की तरफ से, ठीक है. तो ड्यूटी किस चीज़ को obey करना चाहिए वाइफ को. हस्बैंड हैज़ कंट्रोल ओवर द मूवमेंट एंड द एक्शंस ऑफ द वाइफ. तो बाहर आ जा कहाँ रही है, उस पर कंट्रोल है हस्बैंड का. द वाइफ मस्ट स्टे विद इन द मैट्रिमोनियल होम एंड नॉट लीव विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन. सो अगेन how this links to sexuality is that obviously आप घर से बाहर निकलोगे, there's always a chance कि आप कुछ गलत काम करके आ जाओ, right? So to उसको फुल स्टॉप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि भाई उसका आना जानी रोक दो. कहीं आ जा हो रही है तो हस्बैंड से पूछ के आई जाएगी, हस्बैंड की परमिशन के साथ आई जाएगी. अगर वो परमिशन नहीं लेती तो वो डिसोबीडियंट वाइफ है. और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये इस्लामिक लॉ के अंदर हैं. दीज आर थिंग्स दैट स्टूडेंट्स रीड इन देयर टेक्स्ट बुक्स. दीज आर थिंग्स दैट आई हैव टू टीच टू माई स्टूडेंट्स, एंड व्हेन आई टेल देम दे आर शॉक्ड, एंड उनका वो बीच में से वो प्रोग्रेसिव
जागने लग जाता है कि ये तो सच नहीं है, आप हमें गलत पढ़ा रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा हस्बैंड मुझे कंट्रोल करेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द ड्यूटी दैट यू हैव एज अ वाइफ, दैट यू हैव टू लिसन टू व्हाट योर हस्बैंड सेज. I've quoted a scholar here, it's very popular and very well-read scholar, Abdul Rahman Doi. He says the reason why the husband has this right of obedience is because of male physical power. जैसे नीलम बता रही थी कि men are considered to be have more of an advantage, a physical advantage. They are the ones who initiate wars, they are the ones who fight, they are the ones who have the capacity to defend, capacity to inflict violence most of the times. तो इस वजह से एंड द नीड ऑफ फिगर अथॉरिटी, इस वजह से एक हायरार्की मेंटेन करने के लिए मैन को ये ओबीडियंस का राइट दिया गया है और वाइफ पे ये लाजिम किया गया है कि वो ओबे करें. वी ऑल्सो हैव दिस इन द कुरान, an-nisa verse 34, in which God states that men are in charge of women by right of what Allah has given one over the other. So again, God here is talking about the physical advantage that men have over women and what they spend from their wealth. So men give maintenance, पैसे देते हैं औरतों को, औरतों in return have to be devoutly obedient, guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. So here we're talking about sexual fidelity, कि आपको अल्लाह ने एक दिया हुआ है, एक ड्यूटी दी हुई है कि आपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल लॉयल होना है, गार्ड करना है, हस्बैंड का ऑनर गार्ड करना है. And so those wives from whom you fear arrogance, now what arrogance means here is disobedience. Husband की बात नहीं मान रही, ठीक है. कुछ अभी नए स्कॉलर्स जो आए हैं जो ज़रा प्रोग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि वो अगर किसी दूसरे मर्द के साथ कुछ गलत काम कर रही है तो ही एरोगेंस होती है. नो, द कुरान टॉक्स अबाउट एरोगेंस इज सिंपल एरोगेंस. मैं क्यों करूँ, मैं क्यों खाना बनाऊँ, खुद जाके चाय गर्म करो, खुद जाके कपड़े धो, मैं क्यों करूँ. दिस इज़ एरोगेंस, ठीक है. तो इफ़ यू फियर एरोगेंस, पहले उसको एडवाइस करो कि तुम्हारे क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, फिर आप उसको फॉरसेक करो बेड से, उसकी सेक्शुअल इंटीमेसी वाला राइट उससे फॉरसेक कर दो, एंड थर्डली लास्टली यू स्ट्राइक देम और यू फिजिकली करेक्ट देम, ठीक है. I won't go into how you physically correct them. कुछ कहते हैं टिश्यू पेपर के साथ मारना है, कुछ कहते हैं मिसवाक के साथ. कौन इतना गुस्से में होता है कि कहेगा एक सेकंड में टिश्यू पेपर लेकर आता हूँ मारने के लिए. I mean, it's ridiculous the kind of interpretations that scholars come up with to get away from what's actually written. ठीक है. So if they obey you, seek no means against them. तो अगर वो मान जाती है टिश्यू पेपर लाने से पहले तो ठीक है. Indeed, Allah is ever exalted and grand. ठीक है. तो ये वर्सेस, ये ओपिनियंस में ये जो आपको बता रही हूँ, ये एक्चुअली प्राइमरी सोर्सेज से दिए गए. सो we also have an example of our own judge Abdul Qadir and Salima में जज Justice Mahmood कहते हैं the nikah contract imposes submission on the wife, and when he talks about submission he also talks about sexual submission, social submission, when summoned to the couch, and confers on him the power of correction when she is disobedient or rebellious. So these are our own judges. कैसे मुल्क बढ़ेगा आगे अगर हमारे अपने जजेस ये कह रहे हैं कोर्ट में. दिस इज़ अ वेरी सेमिनल केस. ये केस जब भी हम इस पाकिस्तानी लॉ, फैमिली लॉ की बात करते हैं, ये केस आपको हमेशा नज़र आएगा. इस केस में बेसिकली पूरा फैमिली लॉ डिस्कस किया गया है. तो उसमें ही जज कह रहा है कि भाई अगर आपको बुलाया जाए पलंग पे या कहीं काउच पे, तो आप पे सबमिशन, आप पे एक ड्यूटी है कि आपने बात माननी है, और अगर आप नहीं मानोगे तो फिर आपको करेक्ट किया जाए. So what happens if the wife is disobedient? She refuses, कहती मैंने नहीं करना, बाहर में जाओ. तो क्या होगा उसके साथ? Obviously this is a contract, right? You have a contract. If you don't fulfill your end, you will have repercussions. So if the wife leaves home without the husband's permission, if she refuses sexual intercourse, albeit ये Hanafi schools believe करते हैं, non-Hanafi believe करते हैं, Hanafi schools don't really talk about this as much, or if you refuse to subject yourself to his authority, or you abandon Islam. Abandon Islam का मतलब है नमाज़ें नहीं पढ़ रही, पर्दा नहीं कर रही, इस तरह की चीज़ें, ठीक है. तो क्या होगा? Then she will lose the right to maintenance. खाना नहीं बना के दिया या बाहर चले गए हस्बैंड की परमिशन के बगैर, तो पैसे बंद, ठीक है. She will lose her right to shelter from the husband. So again, you have a duty. If you fulfill the duty, you get your rights. If you don't fulfill the duty, this is not free lunch.
राइट. मैरिज इज़ नॉट फ्री लंच. आपने कुछ काम करोगे तो आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा. इट्स अ वेरी कॉन्ट्रैक्चुअल scenario because it is a contract. You may also lose your right to demand prompt dower. Some believe this, some don't. There is a disagreement within the scholars. इसलिए मैंने may लिखा है. लेकिन अगर आपने शौहर की बात नहीं मानी तो फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा मेहर दो. पहले बात मानो फिर मेहर. ठीक है. Again, so very contractual in nature. So इस सब में पूरे सिनेरियो में where does marital rape come? So the husband forcefully, perhaps even violently, has intercourse with her wife. Is that a crime? Will you be punished under Islamic law, even under Pakistani law? What do you think? No? What do you think? No? Law में punishment है marital rape की. Before 16 years. Before 16 years तो सही है. No, I have to discuss the matter there. Surprise, it's not punishable. It's not punishable. In order to understand this issue, ये मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था जिस पे मुझे बहुत खूबसूरत कमेंट्स मिले थे मर्दों के. There is a difference between a crime and a sin in Islamic law. ठीक है. क्राइम वो होता है जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि इसी दुनिया में आपकी फेंटी लगाई जाएगी. राइट. स्टोनिंग, अडल्ट्री के लिए स्टोनिंग टू डेथ हो जाएगी. थेफ्ट करोगे तो हाथ कट जाएंगे. इस तरह की चीज़ें अल्लाह ने पहले से ऑर्डेन कर दिया हुआ है कि इसकी पनिशमेंट्स है. कॉन्ट्रास्ट दैट विद सिन. सिन में एथिकल मॉरल रूलिंग स्पीच होती है. उसकी पनिशमेंट आपको जहन्नुम में मिलेगी मरने के बाद. उस पर इस दुनिया में आपको कुछ नहीं होगा. इवन तो गलत है लेकिन इस दुनिया में आपके साथ अल्लाह ने कुछ ऑर्डेन नहीं किया कि होगा. ठीक है. सो मैरिटल रेप इज़ कंसिडर्ड अ सिन. वी हैव सेवरल हदीथ and verses in the Quran जिसमें अल्लाह ताला says that you have to be kind to your wives. Now if you're forcing your wife मार पीट के कि मेरे साथ intimate हो, I mean that's not kind, right? So there is a argument made there and scholars do say कि if you are unnecessarily violent or unnecessarily harsh when demanding intimacy, that could be a sin जिसकी punishment आपको दूसरे जहान में जाके मिले. लेकिन इस जहान में आपने कुछ गलत नहीं किया लीगली स्पीकिंग. ठीक है. लीगली स्पीकिंग आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस ही ये है कि भाई अब आप दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हो. राइट. तो अगर आप एक दूसरे के लिए हलाल हो, अब चाहे एक ने हाँ की ना की वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है. इफ़ समथिंग इज़ हलाल इट इज़ हलाल. Now there are some issues के menstruation के दौरान नहीं आप कर सकते, फास्टिंग के दौरान नहीं कर सकते. But these things again are not legal in nature. These are ethical rulings. अगर आप फास्टिंग के दौरान करोगे फास्टिंग रोज़ा मकरूह हो जाएगा. अगर आप menstruation के दौरान करोगे तो मकरूह हो जाएगा. ठीक है. Right. So these are punishments that you'll get in the hereafter. Legally speaking, it's halal. So consent is not a consideration. Consent की कोई सवाल ही नहीं है. एक दफ़ा निकाह साइन कर लिए. It's kind of like giving a perpetual yes. It's a perpetual yes from the wife. Now think of it like this. पाकिस्तान में तो है कि औरत की कंसेंट चाहिए होती है शादी के लिए. Think of the states जो जहाँ पे मलिकी और शाफी जूरिस्प्रूडेंस है जहाँ पे औरत की कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है. गार्डियन फोर्सफुली शादी करा सकता है. तो that is an example of legalizing rape by saying कि अब इनकी शादी हो गई है, औरत ने हाँ कहा ना कहा शादी में, that is out of the question. Valid marriage है, जो मर्जी हस्बैंड करे. Rape तो है but nobody recognizes it as rape. So we see that in a society, in Islamic law, women's sexuality is not really their own. I mean, yes, there is desire there and the Islamic law recognizes that. But how you get that desire and when you get that desire, the husband basically has the power to that. Or what happens if the husband says no? मैंने नहीं करना. क्या पुट लेगी औरत? You can ask for divorce on the basis You can ask for divorce, but again, you have to keep in mind the social situation in which marriages take place. How many women will want divorce? Yes, of course, Islamic law provides for khula. It provides for judicial divorce as well. You can divorce, but is divorce an option for most of these women? No, that is not. That is not the option only.
she wants to stay with him, Yes. and he's not giving his duties, then she can't go to the court. Divorce is not optional. She don't want. She wants to have वो कहते हैं ना पोलिगमी There's की, no law for that. वो कहते हैं ना कि भाई अगर देयर इज़ ऑल्सो दिस थिंग दैट अगर आपने निकाह कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया हो कि दूसरी बीवी नहीं कर सकते, तो हस्बैंड उसके बावजूद जाके दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर क्या औरत के पास ऑप्शन है? क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकता? कर सकता है वो दूसरी शादी। औरत के पास फिर ऑप्शन आ जाती है कि वो डिवोर्स ले सकती है, बजाय इसके कि वो कोर्ट्स में रुले खुला के लिए वो डायरेक्ट डिवोर्स ले सकती है। नाउ फॉर हाउ मेनी इज़ दैट अ रेमेडी? Do they want divorce? I want husbands के अभी she wants to have some relationship with, or he is not giving. So आप वो divorce तो नहीं लेना चाहते? Divorce तो नहीं लेना वो तो चाहती है कि have, and there is but there are instances when you can take divorce if the husband is impotent or unable to fulfill his sexual duties at all. उसमें आप divorce ले सकते हो, and for some women that is a good enough option. But when we talk about sexuality, men are considered to be sexual beings. Women too. Women also have desire, but men are considered to demand sex, right? That is why they have the right to ask for it. Women are passive. They have sex happen to them rather than them engaging in it or initiating it, right? So we have this hadith. लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी लॉ। पाकिस्तान में क्या मैरिटल रेप रिकग्नाइज्ड है या नहीं? तो जो ज़िना ऑर्डिनेंस थी, जो ज़िया का ब्रेन चाइल्ड 1979 में, उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि अगर आपका रेपिस्ट आपसे वैलिडली मैरिड नहीं है तभी रेप है, ज़िना बिल जमा। ठीक है, तो अगर आप वैलिडली मैरिड हो तो वो ये सेक्शन आप पे अप्लाई नहीं करता। अगर आपके हस्बैंड ने आपको मार पीट के, अगर मारा पीटा है तो फिर वो क्रिमिनल लॉ में चला जाता है, असॉल्ट में चला जाता है, लेकिन हैविंग इंटरकोर्स विदाउट हर कंसेंट इज़ नॉट रेप। ठीक है, इवन दो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वायलेंस फॉर मैनी, बट इट्स नॉट रेप। फिर ये चेंज हो गया 2006 में, आई एम अज्यूमिंग बाय द हार्ड वर्क ऑफ मैनी ऑफ यू हियर एज वेल, आफ्टर विच इट वाज सेड कि अगर रेपिस्ट किसी भी औरत के साथ विदाउट कंसेंट इंटरकोर्स करे तो वो रेप है। अब कोई भी औरत आपकी बीवी भी हो सकती है जिसके साथ आप रेप कर सकते हो। सो देयर इज़ अ रूम फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, बट इट हैज़ नॉट बिन क्रिमिनलाइज्ड पर से, बिकॉज इसके लिए आपको चाहिए एक टेस्ट जजमेंट, एक टेस्ट केस चाहिए जिसमें कोर्ट एक्सप्लिसिटली कहता है कि भाई मैरिटल रेप भी सेक्शन का पार्ट है। तो रूम तो है इंटरप्रिटेशन का, लेकिन आपको एक टेस्ट केस चाहिए जो कि अभी तक नहीं आया अंडर दिस सेक्शन। देयर आर केसेस अंडर अनदर सेक्शन पर्टेनिंग टू सोडोमी कि वो भी एक ऑफेंस है, लेकिन मैरिटल रेप अंडर दिस सेक्शन ऑफ रेप नहीं आया अभी तक। तो इसका क्या मतलब है? औरतें रेप नहीं होता औरतों का शादियों में? ऑब्वियसली कोई केस तो नहीं आया अभी तक। वेल, there are limited stats, but one I was able to find